फ़लसफ़ा मग़रिब की तारीख़ बाय बर्ट्रैंड रसल, पार्ट 15। अफ़लातून आगे बढ़ता है और ड्रामे के मुतालिक अजीब दलील पेश करता है। वो कहता है कि एक अच्छे आदमी को एक बुरे आदमी की नकल करने के लिए रजामंद नहीं होना चाहिए। अब अक्सर ड्रामों में बुरे किरदार होते हैं, इसलिए ड्रामा निगार और एक्टर को जो बुरे शख्स का किरदार अदा करता है, ऐसे लोगों की नकल करनी पड़ती है जो मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकिब होते हैं। न सिर्फ मुजरिमों बल्कि औरतों, गुलामों और आम कमतर लोगों के किरदार अदा करना अल आदमियों को ज़ेब नहीं देता। एलिज़ाबेथ के इंग्लैंड की तरह यूनान में भी औरतों के किरदार मर्द करते थे। अगर ड्रामों की इजाज़त देनी ही है तो सिर्फ इस सूरत में कि इनमें अच्छी पैदाइश के मर्द और बेदाग हीरोज़ के सिवा कोई किरदार ना हो। इस बात का नामुमकिन होना इससे ज़ाहिर है कि अफ़लातून फ़ैसला करता है कि तमाम ड्रामा निगारों को शहर से निकाल दिया जाए। अगर कभी इन हजरात में से जो चीज़ की नकाली कमाले हुनरमंदी के साथ करते हैं, कोई साहब हमारी रियासत में आ जाएं और अपनी शायरी और हुनरमंदी की नुमाइश करना चाहेंगे तो हम बेशक इनकी बड़ी ताज़ीम करेंगे और बहैसियत एक दिलकश, मुक़द्दस और हैरत अंगेज़ हस्ती के इनकी परस्तिश करेंगे, लेकिन साथ ही इन्हें मुतला भी कर देंगे कि हमारी रियासत में इन जैसे इश्ख़ास का वजूद ममनू है जो कानून इनकी क़याम की इजाज़त नहीं दे सकता। इनके जिस्म पर खुशबूदार उपटर मलकर और इनके सर पर ऊन का एक हार पहनाकर हम इन बुज़ुर्गों को किसी दूसरे शहर चलता करेंगे। इसके बाद हम मौसीकी मौजूदा मफ़हूम में पर पाबंदी की तरफ आते हैं। लीडिया के और एयोनी रागों को खारिज कर दिया जाता है। पहला इसलिए कि ये गम का इजहार करता है और दूसरा इसलिए कि ये काहली की तरफ माइल करता है। ज़्यादा डोरियाई जुर्रत के लिए और फरीजाई एतदाल के लिए रागों की इजाज़त दी जाती है। सिर्फ सादा राग मंजूर शुदा होने चाहिए और वह भी ऐसे जो बहादराना और मुअतदिल ज़िंदगी का इजहार करें। जिस्मानी तरबियत बहुत ही सख्त होनी चाहिए। किसी को मछली खाने की इजाज़त ना हो। गोश्त भी सिर्फ ऐसा खाने की इजाज़त हो जो भुने हुए की बजाय पका हुआ हो। कोई चटनी या मिठाई हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। वो कहता है इस किस्म की खुराक पर पलने वाले लोगों को डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं होगी। एक ख़ास उम्र तक बच्चों को ना तो खूबसूरती, बदसूरती और ना ही बदी को देखना चाहिए, लेकिन मुनासिब लम्हात में इन्हें नज़र फ़रेबों से आज़माना चाहिए। ये नज़र फ़रेबा खौफ की सूरत में हो जिनसे वो खौफ ज़दा ना हो और बुरी खुशियों की सूरत में भी जिनसे इनकी नीयत में लग़ज़िश ना आए। जब वो ऐसी आजमाइशों से कामयाबी की तरफ गुजर चुकें तो इन्हें रियासत का हुक्मरान और मुहाफ़िज़ होने के काबिल समझा जाना चाहिए। बालिग होने से पहले बच्चों को जंग देखनी चाहिए, अगरचे इन्हें खुद आपस में लड़ना नहीं चाहिए। मुआशियात के बारे में अफ़लातून मुहाफ़िज़ीन के लिए मुकम्मल इश्तराकियत की हमायत करता है और मेरा ख्याल है सिपाहियों के लिए भी ताहम ये भी वाज़े नहीं है। मुहाफ़िज़ों के पास छोटे घर होने चाहिए और इन्हें सादा खुराक खानी चाहिए। वो ऐसे रहें जैसे वो एक कैंप में रह रहे हों। इनके पास कोई ज़ाती जायदाद ना हो सिवाय इसके जो इंतहाई नागज़ीर हो। सोना और चांदी इनके लिए ममनू हो, अगरचे वो अमीर ना हो, लेकिन ये भी ताज्जुब की बात ना होगी कि ये लोग अपने आप को आसूदा और खुशहाल पाएँ। हमारा मकसद रियासत में किसी एक तबका की खुशहाली को मलहूज़ रखना नहीं बल्कि पूरी रियासत को खुशहाल बनाना है। दौलत व इफ़लास दोनों नुकसानदेह हैं और अफ़लातून के शहर में से किसी एक का वजूद नहीं होना चाहिए। जंग के मुतालिक अजीब दलील है और वह ये कि इत्तेहादियों को खरीद लेना आसान होगा क्योंकि हमारा शहर फ़तह के बाद माले गनीमत में शरीक नहीं होना चाहिए। अफ़लातूनी सुकरात बनावटी ना रजामंदी के साथ अपनी इश्तराकियत का इतलाक़ ख़ानदान पर भी करता है। वो कहता है कि औरतों और बच्चों समेत दोस्तों में तमाम चीज़ें मुश्तरक होना चाहिए। वो तस्लीम करता है कि इसमें मुश्किलात पाई जाती हैं, लेकिन इन पर काबू पा लेना मुश्किल नहीं समझता। इससे पहले कि ये कि लड़कियों को भी वही तालीम मिलनी है जो लड़कों को, यानी मौसीकी का इल्म, जिस्मानी वर्जिश और जंग का फ़न। तमाम मामलात में औरतों को मर्दों के साथ मुकम्मल मसावात मिलनी चाहिए।
जो तालीम एक मर्द को अच्छा मुहाफिज बनाती है, वही तालीम एक औरत को भी अच्छा मुहाफिज बनाएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर दोनों की फितरत एक ही है। बेशक मर्दों और औरतों में बाज़ तफरीक़ात पाई जाती हैं, लेकिन इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बाज़ औरतें फ़लसफ़ियाना मिजाज रखती हैं और वो मुनासिब मुहाफ़िज़ीन बन सकती हैं। बाज़ जंगजू होती हैं और अच्छी सिपाही बन सकती हैं। कानून साज बाज़ मर्दों और बाज़ औरतों को मुहाफ़िज़ चुनने के बाद ये हुक्मनामा जारी करेंगे कि वो सब मुश्तरका घरों में रहेंगे और एक साथ एक ही खाना खाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रिश्ता इज़्दवाज में बुनियादी तब्दीलियाँ की जाएंगी। खास त्योहारों पर दुल्हने और दूल्हे इतने तादाद में एक साथ लाए जाएंगे जिस कदर के औसत आबादी बरकरार रखने के लिए मकसद होगा। इन्हें बज़रिया कुरान अंदाज़ी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक कर दिया जाएगा। इन्हें पहले ही यह कबूल कर लेना सिखाया गया होगा, लेकिन दर हकीकत शहर के हुक्मरानों ने यह कुरान अंदाज़ी तो तवालुदो तनासुल के असूल पर तय की होगी। वह ये इंतज़ाम करेंगे कि बेहतरीन बाप ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे कि तमाम बच्चे पैदाइश के वक्त ही इनके वालिदैन से ले लिए जाएंगे। इस बात की भी बहुत एहतियात की जाएगी कि किसी वालिदैन को ये मालूम ना होने पाए कि इनके बच्चे कौन से हैं, और ना ही बच्चे ये जानेंगे कि इनके वालिदैन कौन से हैं। अपाहिज और कमज़ोर तर वालिदैन के बच्चे किसी नामालूम जगह पुरअसरार तौर पर ठिकाने लगा दिए जाएंगे। जो बच्चे रियासत की मंजूरी के बगैर पैदा होंगे नाजायज़ करार दिए जाएंगे। 20 से 40 सालों के दरमियान औरतें माएँ बनेंगी और 25 से 55 सालों के मर्द बाप होंगे। इन उम्रों के अलावा जिनसी इख्तिलात की आज़ादी होगी, लेकिन इसकाते हमल या तिफल कशी लाजमी होगी। रियासत की तयशुदा शादियों के बारे में लोग कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। इनका मुहर्रक ये ख्याल होगा कि रियासत की तरफ से इन पर क्या फ़र्ज़ आयद होता है, ना कि आम जज्बात में से कोई जज्बा जिनके जला वतन किए गए शोरा सताइश किया करते थे। क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि इसके वालिदैन कौन हैं, इसलिए हर बच्चा हर शख्स को जिसकी उम्र बाप होने की हो सकती है इसको बाप कहेगा, और इसी तरह माँ और भाई और बहन पुकारे जाएंगे। इस नौ की बात बाज़ वहशियों में पाई जाती है जो मुबालगाने दीन को परेशान किया करती थी। बाप और बेटी या माँ और बेटा में कोई शादी नहीं होगी अमूमन, लेकिन लाजमी तौर पर ऐसा नहीं कि भाई और बहन में शादी ममनू होगी। मेरा ख्याल है अगर अफलातून ने ज़्यादा गौर से सोचा होता तो इसे मालूम हो जाता कि इसने भाई बहन की शादी के अलावा तमाम शादियाँ ममनून करार दी हैं। ये फ़र्ज़ किया जाता है कि वो जज्बात जो आज भी बाप, माँ, बेटा और बेटी अल्फाज से वाबस्ता हैं, वही जज्बात अफलातून के नए निज़ाम में इनसे मंसूब होंगे। मसलन एक नौजवान एक बूढ़े आदमी पर हाथ नहीं उठाएगा क्योंकि मुमकिन है कि वो अपने बाप के साथ ऐसा कर रहा हो। बिलाशुबा इससे ये फ़ायदा मकसूद है कि ज़ाती मलकियत के जज्बात को कम से कम किया जाए और यूँ रिफ़ाह आमा की गलबे की राह से रुकावटें दूर की जाएँ। इसके अलावा ज़ाती मलकियत की अदम मौजूदगी को तस्लीम कर लिया जाए। मजमूई तौर पर इस किस्म के ही मुहर्रकात थे जो पादरियों को कुंवारपन की जानिब ले गए। आखिर में इस निज़ाम के दीनियाती पहलू की तरफ आता हूँ। मैं यूनान में तस्लीम शुदा देवताओं के मुतालिक नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि महजूज तोहमात के बारे में सोच रहा हूँ जिन्हें हुकूमत नक्श करना चाहती है। अफलातून वाज़ेह तौर पर कहता है कि झूठ सिर्फ हुकूमत का ऐसा इस्तेहकाक है जिस तरह तबीबों का इस्तेहकाक दवाई देने का है। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है कि हुकूमत लोगों को कैसा धोखा देती है, जिससे वो कुरान अंदाज़ी के ज़रिए शादियों के फ़रेब का जाल बिछाती है। लेकिन ये मजहबी मामला नहीं है। यहाँ एक शाही झूठ भी है जो अफलातून के ख्याल में हुक्मरान भी खा सकते हैं, लेकिन ये किसी सूरत में भी बाकी मानदा शहर के लिए धोखा नहीं होगा। ये झूठ बहुत तफसील के साथ पेश किया गया है। इस झूठ का सबसे अहम हिस्सा ये अकीदा है कि खुदा ने 3 इकसाम के लोग पैदा किए हैं। बेहतरीन वो हैं जो सोने के बने हुए हैं, दूसरे वो हैं जो चांदी के बने हुए हैं, और आम हजूम कांसी और लोहे का बना हुआ है। जो सोने के बने हुए हैं वह मुहाफ़िज़ीन होने के अहल हैं, जो चांदी के बने हुए हैं इन्हें जंगजू होना चाहिए और बाकी ईमानदार लोगों को हाथों से काम करना चाहिए अमूमन। लेकिन किसी तरह भी हमेशा नहीं, बच्चे इसी तबके से ताल्लुक़ रखेंगे जिससे इनके वालिदैन का ताल्लुक़ होगा। जब ऐसा ना हो तो इन्हें लाजमी तौर पर इनकी अहलियत के मुताबिक आला अहदे पर फाइज किया जाए या इनके अदना तबके की तरफ तनज़ली की जाए। यह सोचना बहुत मुश्किल है कि आज की नस्ल इस अकीदे पर यकीन कर सकती है,
लेकिन आइंदा की या इसके बाद वाली नस्लों को ऐसी तालीम दी जा सकती है कि वो इस पर शक का इजहार ना करें। अफलातून ये सोचने में हक बजानब है कि यह अकीदा आइंदा की 2 नस्लों में काबिल यकीन बनाया जा सकता है। अहलिया ने जापान को 1886 से ये पढ़ाया गया है कि मिकाडो सूरज देवी की नस्ल से है। यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर जो अपनी इंतहाई इल्मी किताब में भी नकायद पर शक का गुमान करता है तो इसे खिलाफ जापान हरकत का मुर्तकिब करार देकर मुलाजमत से फारिग कर दिया जाता है। जिस बात का अफलातून को एहसास होता मालूम नहीं होता ये है कि ऐसे तो हम मात की जिब्री कबूलियत फ़लसफ़े से मुताबिकत नहीं रखती और इस तरह का निज़ाम में तालीम वजूद में आता है जो जहानत की नशुमा को ख़त्म कर देता है। अदल की तारीफ़ जो तमाम बहस का बुनियादी मकसद है किताब जहारम में आती है। हमें यह बताया जाता है कि अदल इससे इबारत है कि हर शख्स अपना काम करे और दूसरी चीज़ों में बेजा मुदाखलत ना करे। शहर में अदल इसी सूरत में हो सकता है जब ताजर, कारीगर और मुहाफिज यानी हर एक फ़र्द अपना फ़र्ज़ अदा करने में मशगूल रहता है और दूसरे तबकों के किसी मामला में मुदाखलत नहीं करता। ये बात कि हर शख्स को अपने काम से काम रखना चाहिए बेशक एक काबिल तारीफ़ असूल है, लेकिन यह बात इससे कतई मुताबिकत नहीं रखती जिसे एक जदीद इंसान अदल कहता है। यूनानी लफ्ज़ का जो तर्जमा किया गया है वो इस तसव्वुर से मुताबिकत रखता था जो यूनानी फ़िक्र में बहुत ही अहम था, लेकिन हमारे पास कोई लफ्ज़ इसका सही मुतरादिफ नहीं है। यहाँ अनैक्सीमेंडर की कही हुई बात दोहराना बहुत कारआमद है। ये ही मिकदार है कि अशिया इसी सूरत में तब्दील हो जाएं जिससे उन्होंने जन्म लिया था, क्योंकि ऐसा करके वो एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए की हुई नाइंसाफ़ी की इस्लाह और एक दूसरे की तस्कीन करती हैं। फ़लसफ़ा की इब्तिदा से पहले यूनान में कायनात के मुताल्लिक एक नज़रिया या एहसास था जिसे मजहबी या अहलाकी कह सकते हैं। इस नज़रिया के मुताबिक हर शख्स और हर शय अपनी मुकर्ररा जगह रखती है और इसका एक मुतय्यन वजीफ़ा है। इसका इन्हसार ज़ीयस के किसी फरमान पर नहीं, क्योंकि ज़ीयस खुद इस किस्म के कानून के ताबे है जो दूसरों पर हुक्मरानी करता है। यह नज़रिया तकदीर या जबर के तसव्वुर से वाबस्ता है। यह इजराम फ़ल्की पर पूरी तरह सादिक आता है, लेकिन जहाँ कुव्वत पाई जाती है वहाँ मुकर्ररा हदूद से तजावज़ करने का रुझान होता है, लिहाजा इंज़ा पैदा होता है। खास किस्म के ओलंपियाई कानून से बालातर एक कायनाती कानून एक बेअदब को सज़ा देता है और इस अबदी निज़ाम को बहाल करता है जिससे एक हमला आवर खलल डालने की कोशिश करता है। ये तमाम अंदाज़ नज़र अपनी असली हालत में शायद बमुश्किल शऊरी तौर पर फ़लसफ़े में दाखिल किया गया। ये ही नज़रिया निज़ा के निज़ाम में कायनात के फ़लसफ़ियों में यकसा नज़र आता है, जिसे हरक्लितस और एम्पिडोक्लीज़ के फ़लसफ़ों में और वहदतुल वजूदी नज़रियात में जैसे कि पार्मेनिडाइस के फ़लसफ़े में फितरी और इंसानी कानून का यही माखज़ है और ये वाज़ी तौर पर अफलातून के तसव्वुर अदल की तह में रवा दवा है। अफलातून जिस मफ़हूम में अदल लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वह सियासत की निस्बत कानून में अपने मफ़हूम से ज़्यादा मुशाबे है। जमहूरी नज़रिया के ज़ेर असर हम इंसाफ के मसावात से वाबस्ता करते हैं, जबकि अफलातून के यहाँ इसका इतलाक़ नहीं होता। अदल करीब कानून के हम मानी है, जिसे हम कानून की अदालत कहते हैं। इसका ताल्लुक़ हक़ मलकियत से होता है, लेकिन इसका मसावात से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। अदल की जो तारीफ़ रियासत के आगाज़ में की गई है वो कर्ज़ अदा करने पर मुश्तमिल है। इस तारीफ़ को बाद में जल्द ही नाकाफ़ी समझ कर तर्क कर दिया गया है, लेकिन किसी न किसी सूरत में यह आखिर तक रहता है। अफलातून की तारीफ़ में बहुत से पहलू काबिल गौर हैं। अव्वल, बेइंसाफ़ी के बगैर इक़्तिदार और इस्तेहकाक की अदम मसावात को मुमकिन बनाता है। तमाम इक़्तिदार सिर्फ मुहाफ़िज़ीन की इजारादारी है, क्योंकि वो लोगों में दाना तरीन अफराद हैं। अफलातून के अदल की तारीफ़ की रोशनी में बेइंसाफ़ी सिर्फ इस वक्त होगी जब दूसरे तबकों में भी मुहाफ़िज़ीन की निस्बत ज़्यादा दाना लोग हों। यही वजह है कि अफलातून शहरियों की तरक्की और तनज़्ज़ुली की गुंजाइश रखता है, अगरचे वह समझता है कि ज़्यादातर मामलात में वलादत व तालीम का दोहरा फ़ायदा मुहाफ़िज़ीन के बच्चों को दूसरे लोगों के बच्चों की निस्बत ज़्यादा आला बनाता है। अगर हुकूमत की हिकमत बहुत सही होती और इसके असूलों की पैरवी ज़्यादा यकीनी होती तो अफलातून के निज़ाम के मुतालिक बहुत कुछ और कहा जा सकता था। कोई शख्स भी ये बेइंसाफ़ी नहीं समझता कि फ़ुटबॉल की टीम में बेहतरीन खिलाड़ी रखे जाएं, अगरचे वो इससे भी आला हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। अगर फ़ुटबॉल का इंतज़ाम
इथनीस के जमहूरी निज़ाम का सा होता तो तालिब इल्म अपनी यूनिवर्सिटियों की तरफ खेलने के लिए कुरानदाजी से चुने जाते। लेकिन हुकूमत के मामलात में ये जानना बहुत मुश्किल है कि कौन किसी से ज़्यादा ये हुनर जानता है, और इस बात का तयन तो बहुत ही बईद है कि सियासतदान ऐसा हुनर हिम्मत हुलक के लिए इस्तेमाल करेगा या अपने तबके या पार्टी या अपने मसलक के मफाद के लिए। अफलातून के अदल की तारीफ का दुश्वार पहलू एक तसव्वुराती रियासत है जिसका इंतज़ाम व इंसराम या तो रवायती खतूत पर है या इसके अपने कवानीन के मुताबिक, ताकि मजमूई तौर पर अपने इहलाक के तसव्वुर का हसूल मुमकिन हो सके। हमें बताया गया है कि अदल से मुराद है कि हर शख्स बस वही काम करे जिसके लिए वो फितरतन मौजू है। लेकिन एक इंसान का काम क्या है? एक रियासत जो कदीम मिस्री या इनकास के बादशाहत की तरह हो, में एक शख्स का काम नस्ल दर नस्ल वही रहेगा जो इसके बाप दादा का था, और वहाँ कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन अफलातून की रियासत में किसी फ़र्द का कोई कानूनी बाप नहीं है, इसलिए इसके काम का फ़ैसला या तो इसके ज़ौक़ के मुताबिक हो या रियासत के इस फैसले के मुताबिक कि वो किस काम के लिए मौजू है। जाहिर है कि अफलातून की ख्वाहिश आखरुल ज़िक्र बात है, लेकिन बाज़ किस्म के काम अगरचे बहुत हुनर के मुतकाज़ी हैं, मुज़र ख्याल किए जाते हैं। अफलातून शायरी के मुतालिक यही राय कायम करता है, लेकिन मैं ये राय नेपोलियन के काम के मुतालिक कायम करता हूँ। इसलिए हुकूमत के मकासद लाजमी तौर पर हर फ़र्द का काम मुतय्यन करने में मुज़मर होता है। अगरचे तमाम हुक्मरान फ़लसफ़ी ही होते हैं, तो फिर कोई जिद्दत पैदा नहीं होगी और एक फ़लसफ़ी हमेशा वही होगा जो अफलातून को समझता और इससे इत्तफ़ाक़ करता है। जब हम पूछते हैं कि अफलातून की रियासत का हासिल क्या होगा, तो इसका जवाब अहमकाना होगा। ये मकसद तकरीबन बराबर तादाद की रियासत के खिलाफ जंग में फ़तह पाना होगा और यूँ लोगों के एक महसूस छोटे तबके के लिए रोज़ी का सामान बहम पहुँचाना होगा। अपनी इसी सहत गिरी के बायस इसमें कोई फ़न या इल्म पैदा नहीं होगा। इस एतबार से या दूसरे पहलुओं में से ये रियासत स्पार्टा की तरह होगी। उम्दा गुफ्तगू, फ़न हरब और वाफर खुर्दनोश के सामान के बावजूद ये सिर्फ यही मकसद हासिल होगा। अफलातून ने इथनीस में एक तवील मुद्दत ऐसी गुजारी जब इसमें कहतो शिकस्त के सिवा कुछ न था। शायद लाशऊर तौर पर इसका ये ख्याल रहा कि एक मुदब्बर के लिए जो बेहतरीन मकसद काबिल हसूल होना चाहिए वो इन बुराइयों से निजात पाना है। अगर एक तसव्वुराती रियासत को संजीदगी से लिया जाए तो जाहिर है कि इसके हालत के तसव्वुरात की तजसीम होती है। आइए थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि हम तसव्वुरात से क्या मुराद ले सकते हैं। पहली बात तो ये होती है कि जो इनमें यकीन रखते हैं वह ऐसे होने की ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन ये तसव्वुरात ऐसी ख्वाहिश होते हैं जिस तरह एक शख्स ज़ाती आराम व आसाइशों की ख्वाहिश रखता है, जैसा कि खुराक और पनाह के लिए। जो बात तसव्वुर को ज़ाती शय की ख्वाहिश से मुमताज़ बनाती है वो ये है कि तसव्वुर गैर ज़ाती हो। ये ऐसी बात है कि कम अज़ कम बज़ाहिर जिसका ख्वाहिश रखने वाले शख्स की अपनी अना का हवाला नहीं होता। इसलिए ये नज़रियाती तौर पर इस काबिल होती है कि हर एक की ख्वाहिश बन सके। यूँ हम तसव्वुर की ये तारीफ़ कर सकते हैं कि ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसमें कोई ज़ाती अनानियत नहीं होती, बल्कि ख्वाहिश रखने वाला चाहता है कि हर एक दूसरा शख्स भी यही ख्वाहिश रखे। मैं ख्वाहिश कर सकता हूँ कि हर एक के पास खाने के लिए काफ़ी हो और हर एक दूसरे के लिए नरम दिल का एहसास रखे और अला ख़ज़ाउल क़ियास और अला हाजुल क़ियास। यूँ अगर इस तरह की कोई ख्वाहिश रखता हो तो मैं ये भी चाहूँगा कि दूसरे भी ऐसे ही होने चाहिए। इस तरह मैं एक ऐसी चीज़ तामीर कर सकता हूँ जो गैर ज़ाती अहलाक दिखाई देता है। अगरचे हकीकत में यह ख्वाहिश मेरी ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर कायम होती है, क्योंकि ख्वाहिश तो मेरी ही रहती है, इस ख्वाहिश का मेरी ज़ात से कोई हवाला ना हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स ये ख्वाहिश कर सकता है कि हर कोई साइंस को समझे और दूसरा ये ख्वाहिश कर सकता है कि हर एक फ़न की तहसीन करे। ये दो इंसानों के दरमियान ज़ाती तफावत है जो इनकी ख्वाहिशात के दरमियान इम्तियाज़ पैदा करता है। जो ही कोई बहस तालिब बात हो ज़ाती अंसर ज़ाहिर होने लगता है। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स कहता है आपकी ये ख्वाहिश है कि हर इंसान खुश रहे, गलत है। आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि तमाम अहले जर्मनी खुश रहें, इसके अलावा हर कोई नाखुश हो। यहाँ चाहिए का मफ़हूम यह लिया जा सकता है कि ये बात हर कहने वाले की ख्वाहिश है कि मैं भी ऐसा ही चाहूँ। शायद मैं उल्टा जवाब दूँ कि मैं जर्मनी में नहीं हूँ, इसलिए
नफसियाती तौर पर मेरे लिए ये नामुमकिन है कि तमाम गैर जर्मन लोगों की नाखुशी चाहूँ, लेकिन ये जवाब नाकाफ़ी मालूम होता है। अलावाज़ी मुतलिक गैर ज़ाती तसव्वुरात में भी कशमकश सी हो सकती है। नीट्शे का हीरो एक मसीही वली से इख्तलाफ रखता है, लेकिन दोनों की गैर ज़ाती तौर पर तारीफ़ की जाती है, एक नीट्शे के मानने वालों से और दूसरा मसीहियत के मानने वालों में से। हम इन दोनों में अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए के अलावा किस तरह फ़ैसला कर सकते हैं? अगर और मज़ीद कुछ नहीं तो एक अखलाकी इख्तलाफ को सिर्फ जज्बाती अपील से ही दूर कर सकते हैं, या फिर कुव्वत से, और बिल्कुल आखिरी सूरत में जंग के ज़रिए। हक़ाइक़ के मिसाल पर हम साइंस और साइंसी मुशाहदे और साइंसी तरीके मुशाहदे से रजू कर सकते हैं, लेकिन अखलाकियात के कतई मसाइल पर इससे मुशाबहत रखने वाली कोई बात नज़र नहीं आती। फिर अगर सूरत हाल वाकई ये है तो अखलाकियाती कज़िये बढ़ते बढ़ते क़ुव्वत आज़माई की नौबत तक पहुँच जाते हैं। इसमें प्रोपगेंडा की क़ुव्वत भी शामिल हो जाती है। ये नुक्ते नज़र रिपब्लिक की पहली किताब में थ्रेसी मैक्स ने बेढंगेपन से पेश किया है। अफलातून के मुकालमात में यह किरदार भी तकरीबन दूसरे किरदारों की तरह एक हकीकी शख्स था। वो कॉल्सीडन का एक सोफस्ताई और फ़न खताबत का मशहूर उस्ताद था। वो अरिस्टोफेनीज के से 427 काफ़ी में ज़ाहिर हुआ। जब सुकरात शहनशाहाना अंदाज में एक बूढ़े शख्स कैनीलस और अफलातून के बड़े भाइयों गलाकुन, एडीमिनतीस और थ्रेसीमैक्स से अदल पर बहस कर रहा था, तो ये शख्स दौरान बहस बहुत बेसब्री से सब सुन रहा था। वो शिद्दत आमेज़ एहतजाज के साथ अहमकाना और बेमानी गुफ्तगू में कूद पड़ता है और भरपूर अंदाज से कह उठता है कि अदल के मानी सिर्फ फरीके कवि के अगराज का पास करना है। इस अंदाज़े निगाह को सुकरात बातों में टाल कर रद्द कर देता है। इसका तसल्ली बख्श जवाब कभी भी नहीं दिया जाता। ये अखलाकियात और सियासियात में बुनियादी सवाल उठाता है, क्या खैर और शर का कोई मयार है सिवाय इस शख्स की ख्वाहिश के? ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। अगर इसका कोई मयार नहीं तो फिर वो बहुत से नताइज जो थ्रेसी मैक्स निकालता है, इससे मुफर की कोई सूरत नहीं है। फिर हम ये कैसे जानें कि इसका मयार क्या है? इस मुकाम पर हादिरुल नज़र में मज़हब एक सादा जवाब देता है, खैर क्या है और शर क्या है? इसका जवाब खुदा मुतअय्यन है। इस शख्स की नीयत रज़ा इलाही से मुताबिकत रखती है, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये जवाब हर जगह मरवज्जा नहीं है। अहले मज़हब कहते हैं कि खुदा खैर है। इसका ये मफ़हूम निकलता है कि खैर का मयार खुदा की रज़ा से अलग है। यूँ हम इस सवाल का सामना करने पर मजबूर होते हैं कि क्या इस बयान के खुशी खैर है में कोई ऐसी मारूज़ी सदाकत व कज़ब है जिसे इस बयान के मफ़हूम में कि बर्फ़ सफ़ेद है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एक नहायत तवील बहस की ज़रूरत होगी। शायद बात सोचें कि हम अमली मकासद के लिए इस मसले को ही टाल दें और कहें, मैं नहीं जानता कि मारूज़ी सच्चाई क्या होती है, लेकिन इस बात को सच तस्लीम करूँगा जब तमाम जिन्होंने इस बात की तहकीक की है इस बात को तस्लीम करते हैं। इस मफ़हूम में यह सच है कि बर्फ़ सफ़ेद होती है, कि सीरीज़ को कत्ल किया गया, और ये कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इम्तजाज है और अला हाजुल कियास, तब हमारे सामने अमर वाकई फैक्ट होता है। क्या अखलाकियात के बारे में ऐसे ही मुतफ़िक़ा बयानात होते हैं? अगर जवाब मस्बत है तो इन्हें ज़ाती मामलात और सियासी नज़रिए की बुनियाद बनाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो अमली तौर पर फ़लसफ़ियाना सच्चाई ख्वाह कुछ भी हो, हम बहस व झगड़े में उलझ जाते हैं जिसमें प्रोपेगेंडा या कुव्वत या दोनों इस्तेमाल करने लगते हैं। अफलातून के यहाँ ये सवाल हकीकत में मौजूद ही नहीं है, अगरचे इसका ड्रामाई अंदाज इसे थ्रेसमैक्स की बात बज़ोर कहने की तरफ ले जाता है।
लेकिन इसे इसकी कुव्वत की आगाही नहीं होती और बहुत बेइंसाफ़ी के साथ इसके खिलाफ बहस करने लगता है। अफलातून इस बात का पूरी तरह कायल है कि एक खैर है और इसकी नौइयत को जाना जा सकता है। जब लोग इससे मुत्तफिक नहीं होते तो कम से कम एक शख्स फितरी फ़िक्री मुगालते का शिकार होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी अमर वाक़या पर यह एतराज़ साइंसी नौइयत का हो। अफलातून और थ्रेसीमैक्स में इख्तिलाफ बहुत अहम है, लेकिन फ़लसफ़े के मौर्रख के लिए सिर्फ इसे जहन में रखना काफ़ी है और इसका फ़ैसला करना नहीं। अफलातून समझता है कि वह साबित कर सकता है कि इसकी तसव्वुराती रियासत सही है। एक जमहूरियत पसंद जो मरूज़ी अखलाकियत को तस्लीम करता है शायद ये सोचे कि वो साबित कर सकता है कि ये तसव्वुराती रियासत बुरी है। थ्रेसीमैक्स कहेगा तस्दीक़ व तग़लीद करने का कोई सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप इस किस्म की रियासत पसंद करते हैं जैसी कि अफलातून चाहता है। अगर आप पसंद करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी है, अगर आप पसंद नहीं करते तो फिर आपके लिए बुरी है। अगर इससे बहुत पसंद और बहुत नापसंद करते हैं तो इसका फ़ैसला अक़ल से नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ क़ुव्वत से, ख्वाह ये ज़ाहिर हो या पोशीदा। फ़लसफ़े के मसाइल में से एक ये ऐसा मसला है जो मसाइल अभी तक ज़ेर बहस हैं और फ़रीक़ैन में ऐसे लोग भी हैं जो वाजिबुल एहतराम हैं, लेकिन अफलातून की पेश करदा राय एक तवील अरसा तक मुस्लिम रही। मज़ीद ये भी जहन में रहना चाहिए कि वो नज़रिया जो मुतफ़िक़ा राय बतौर मारूज़ी मयार लेता है ऐसे नताइज पैदा करता है जिसे बहुत कम अक़ल लोग कबूल करते हैं। हम गैलीलियो जैसे दूसरे मुख्तरा साइंसदानों के मुतालिक क्या कहेंगे जो ऐसी राय पेश करते हैं जिनसे महदूद चंद लोग ही मुत्तफ़िक़ होते हैं, लेकिन बिलाहर तकरीबन हर एक की तायद हासिल कर लेते हैं। वो अपना अमल बज़रिया इस्तेदलाल जारी रखते हैं और जज्बाती अपील या रियासती प्रोपेगेंडा या कुव्वत इस्तेमाल नहीं करते। इनकी राय के मुज़मरात राय आमा से मुख्तलिफ होते हैं। अहलाकी मामलात में इनसे मिलती जुलती बात बड़े बड़े मजहबी मुअल्लिमीन में पाई जाती है। हज़रत मसीह ने कहा कि यौम सब्त पर अनाज के खुशे तोड़ना गलत नहीं है, लेकिन अपने दुश्मनों से नफ़रत करना बुरा है। ऐसे अहलाकियाती इख्तराआत वाज़े तौर पर अक्सरियत की राय से मुख्तलिफ है, लेकिन मयार जो भी हो वो मारूज़ी हकीकत नहीं होता जैसे कि साइंस के मामलात में होता है। ये एक मुश्किल मसला है और मैं इसे हल करने का दावा नहीं करता। आइए फ़िलहाल हम इसे अपने जहन में रखने पर कनायत करें। जदीद तसव्वुराती रियासतों के बरक्स अफलातून की तसव्वुराती रियासत शायद इस नीयत से तश्कील दी गई कि इसे हकीकत का रूप दिया जाए। ये ऐसी हैली या नामुमकिन ना थी जैसी कि ये हमें फितरी तौर पर ज़ाहिर हो। इसके बाद मंदरजात दफ़ात ऐसी हैं जिन्हें हम कतई नाकाबिल अमल होने का ख्याल करें, लेकिन हकीकत में स्पार्टा में इन पर अमल होता था। फिसागोरस ने फ़लसफ़ियों की हुक्मरानी की कोशिश की थी। अफलातून के ज़माने में आर्किटॉस जो फिसागोरस का मुकल्लद था, टॉरस में मौजूदा टोरंटो सियासी तौर पर बहुत बाअसर था। इसी ज़माने में अफलातून सिसिली और जनूबी इटली गया था। शहर में ये रवायत थी कि वो किसी अहले दानिश को कवानीन मुरतब करने का काम सौंप देते थे। सोलह ने यही काम एथेंस के लिए किया था और प्रोटागोरस ने थूरी के लिए। इस ज़माने में 9 आबादियाँ अपने असली हुक्मरान शहरों से पूरी तरह आज़ाद थीं। एक अफलातूनी गिरोह के लिए ये बिल्कुल काबिल अमल होता कि वह स्पेन या गाल के साहलों पर जमहूरी रियासतें तश्कील दें। बदनसीबी से एक इत्तफाक अफलातून को सराक्यूज़ ले गया। ये एक तजारती शहर था जो कार्थीज के साथ शदीद जंग में मसरूफ़ था। ऐसे माहौल में कोई फ़लसफ़ी भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकता था। अगली नस्ल में मकदूनिया के अरूज ने तमाम छोटी रियासतों को मुतरव्विक बना कर रख दिया था और मुख्तलिफ पैमाने पर सियासी तजर्बात को बेईमानी कर दिया था।